हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर तीसरा, रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो आज है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। ठीक, और समाकलित वेग समीकरण में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए, आपको पिछले लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले समझना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होते क्या है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? ठीक है, तो हमें पता है कि हमने जो वेग नियम पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आर बराबर के अभिकारक पहला उसकी सांद्रता पर घात है इंटू में अभिकारक दूसरा उसकी सांद्रता पर घात है, ये हमने कहा था। ठीक है, और हमें पता था कि आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है माइनस का डी आर बाई डी टी। तो ये अवकलन किसके रूप में लिखा है, अवकलन के रूप में लिखा है। अब हम इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, समाकलन कर दें और सांद्रता व समय के मध्य क्या निकालें, संबंध निकालें। ठीक है, किसके किसके बीच निकालें, आर और टी के बीच में रिलेशन निकालें। तो यही क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, सिंपल सी बात समझो। ये वाला कौन था, ये है वेग नियम व्यंजक। ये क्या है, वेग नियम व्यंजक। और आर की जगह हमने क्या लिखा, डी आर बाई डी टी माइनस का, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, विकारक के पदों में माइनस डी आर बाई डी टी होता है, वो लिख लिए। अब हमने कर दिया इसका समाकलन। तो समाकलन करके आर और टी के टर्म्स में हमने क्या निकाला, एक रिलेशन निकाला, एक संबंध निकाला। अलग अलग समय पर सांद्रता कितनी होगी ये हमने संबंध निकाला। ठीक है, और इसी को हमने नाम क्या दे दिया, समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ये रेट इक्वेशंस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन आज हमें चर्चा किसका करना है, आज हमें चर्चा करना है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके वेग पर, जिनकी अभिक्रिया दर पर अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अभिक्रिया वेग पर, जिनके रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो आपके रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक है, उनकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो क्या कहलाती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि सांद्रता हम बढ़ाएं या घटाएं, वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, सपोज किया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, एक रिएक्टेंट है आर, आर से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसका वेग नियम क्या होगा, तो आपको पता है वेग नियम क्या होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, आर बराबर
के इंटू आर की पावर 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो पावर में कितना आएगा? 0। अब हमें पता है कि ये आर को क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी। तो इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी माइनस का बराबर के, और ये आर की पावर नॉट थे तो के हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका वेग व्यंजक। क्या बन जाएगा? वेग व्यंजक। वेग नियम हमने पढ़ा था, उसको व्यक्त करने के लिए जो लिखते हैं वो कहलाता है वेग व्यंजक। तो ये आपका क्या बन गया? वेग व्यंजक। ठीक है। अब जो वेग व्यंजक है उसका करेंगे समाकलन। ठीक है। क्या किया? समाकलन। अब समीकरण को हमने क्या कर लिया? ये समीकरण बना, ये है आपका रेट एक्सप्रेशन। ये क्या है? रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब रेट एक्सप्रेशन को हमने क्या किया? टी को ले आए इधर, तो क्या हो गया? माइनस डी आर बराबर माइनस के इंटू में डी टी। ठीक है। डी आर बराबर क्या हो गया? माइनस के इंटू में डी टी। डी टी को क्या किया हमने? इधर ले आए के की ओर, पक्षांतर कर लिया। ठीक है। अब क्या किया? समाकरण किया। अब क्या किया? समाकलन किया। और आपको पता है कि यदि हम x की पावर n का समाकलन करते हैं तो ये आता है x की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन। ये आता है समाकलन। तो यदि हम x की पावर 0 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x की पावर 0 प्लस वन बटे में वन। ठीक। क्लियर बात यहां तक? तो x की पावर n का समाकलन करने पर क्या आता है? x की पावर n प्लस वन। सिंपल से समझो कि जब हम किसी वेरिएबल का समाकलन करते हैं तो उस पर जितनी घात होती है एक घात क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जितनी घात फाइनल घात होगी वो ही क्या आएगी? नीचे आएगी, बटे में आएगी। ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ किसके समाकलन? आर के पक्ष में समाकलन करना है, और इसके किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो यहाँ आर की पावर कितनी है? 0 है। और यहाँ पे टी की पावर कितनी है? 0 है। ठीक है। यानी कि आर की पावर 0 डी आर है यहाँ पर। यहाँ क्या है? टी की पावर 0 डी टी है। ठीक। और जो नियतांक होता है समाकलन करने पर, जो समाकलन में कोई नियतांक होगा, ए होगा, तो क्या होगा? उसका समाकलन नहीं होगा, और उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। कहाँ करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है। समझ में आई बात? कोई भी यदि कांस्टेंट राशि है तो उसका समाकलन नहीं करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो डी आर का समाकलन क्या हो जाएगा? हमने बताया एक्स की पावर 0 है तो इसका समाकलन क्या होगा? 0 प्लस वन अपॉन में वन। तो आर की पावर 0 प्लस वन यानी आर की पावर 1। ठीक है। तो ये हो गया आर। तो ये क्या हो जाएगा? के तो बाहर निकाल लेंगे। समाकलन में यदि कोई नियतांक है तो उसका समाकलन नहीं करते हैं, बल्कि उसे क्या करते हैं? बाहर अलग निकाल लेते हैं। तो माइनस के ये बाहर आ गया। अब ये क्या हो गया? डी टी। यहाँ पे टी 0 लगा होगा साथ में, तो क्या हो जाएगा? ये फिर ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक। और जब भी समाकलन करते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? समाकलन नियतांक। आई क्या है? समाकलन नियतांक। आई क्या है? समाकलन नियतांक। जब भी समाकलन करते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? एक समाकलन नियतांक जोड़ते हैं, जिसको आई सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको पता है कि कोई अभिक्रिया है आर, उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके लिए रेट इक्वेशन क्या होगा? रेट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा आर बराबर के इंटू में, रेट बराबर के इंटू में अभिकारक की सांद्रता की घात हो जाएगी 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये 0 घात हो गई तो आ जाएगा डी आर बाई डी टी बराबर के। अब क्या कर लेंगे? ट्रांसफर कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? डी आर बराबर माइनस के डी टी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो आपको पता है एक्स की पावर एन का समाकलन हमने बता दिया।
उस हिसाब से एक्स की पावर जीरो का समाकलन क्या होगा ये हमने सीख लिया। एक्स की पावर जीरो है तो समाकलन क्या होगा एक्स आएगा। तो ये क्या है डी आर का समाकलन, डी आर के सापेक्ष आर की पावर जीरो का समाकलन हो रहा है। यहाँ डी टी के सापेक्ष आर की पावर टी की पावर जीरो का समाकलन हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा टी और यहाँ आ जाएगा आर। माइनस के क्या हो जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा आर बराबर माइनस के टी, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा समाकलन नियतांक, क्या जुड़ जाएगा समाकलन नियतांक। अब समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है वैल्यू। तो यदि हम प्रारंभ में देखें, बिल्कुल स्टार्ट में देखें, प्रारंभ में, तो टी बराबर कब जीरो पर, प्रारंभ का मतलब क्या टी बराबर कितने पर जीरो पर, तो टी बराबर जीरो पर सांद्रता कितनी होगी, अभिकारकों की सांद्रता होगी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर, यानी कि आर नॉट। आर नॉट हमने क्या किया शुरुआत में कितना लिया है ना, शुरुआत में हमने कितना अभिकारक लिया था वो है आर नॉट, और किसी समय पर बचा कितना वो है आर, क्या है R। समझ में आई बात। आर नॉट क्या है शुरू में हमने कितना लिया वो कहलाएगा आर नॉट, और किसी समय विशेष पर कितना अधिकारक बचा है वो कहलाएगा आर। ठीक है, तो समीकरण में हमने टी की जगह पे जीरो रख दिया और आर की जगह पे आर नॉट रख दिया, तो हमारा आई बराबर क्या आ गया आर नॉट। तो समाकलन नियतांक जो आई था उसकी वैल्यू कितनी आ गई आर नॉट के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई आर नॉट। तो हमने इसमें मान रख दिया, क्या कर दिया मान रख दिया, तो हमें समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हो गया। और समाकलित वेग समीकरण क्या प्राप्त हुआ, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। क्या समीकरण प्राप्त हुआ आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। यहाँ पे आर क्या है, आर है किसी समय पर अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, आर नॉट क्या है प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, के क्या है, के है वेग स्थिरांक, क्या है वेग स्थिरांक, और टी क्या है टी है यहाँ पर समय। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आर नॉट को हम कहा ले गए इधर ले गए, तो क्या हो गया आर माइनस आर नॉट हो गया, बराबर में हो गया माइनस का के टी, और माइनस के टी को भी इधर ले आए। ठीक है, तो के बराबर क्या हो गया आर माइनस आर नॉट बटे में टी, और ये कैसा है माइनस का है, तो हमने चिन्ह बदल दिया, तो के बराबर हो गया आपका आर नॉट माइनस आर बटे में टी। क्या हो गया आर नॉट माइनस आर बटे में टी। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट बटे टी। आपको समीकरण कौन सा याद रखना है, ये वाला समीकरण आपको याद रखना है। ये क्या है, ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी, आगे बढ़े। ठीक, कुछ एक ग्राफ है, ये ग्राफ हम देख लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसे बनेंगे वो हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है वो है आपका वेग वर्सेस टाइम का, क्या है अभिक्रिया का वेग रेट वर्सेस टाइम। ठीक, तो क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। वेग कैसा होता है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट होता है
तो क्या होता है, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि इस वेग पर अभिकारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अभिकारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वेग किसके बराबर होगा, आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। जो आपका रेट होगा किसके बराबर होगा, रेट होगा के बराबर। रेट किसके बराबर होगा, वेग स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस समय अक्ष के सापेक्ष कैसी रेखा आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। यदि कभी समय, ये क्या है, समय है इस ओर, और ये क्या है आपका वेग है इस ओर, इनके सापेक्ष एक समांतर रेखा मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। ये पहला ग्राफ है, आपको याद रखना है। किसके किसके सापेक्ष है ये, तो ये है अभिक्रिया वेग और समय, इन दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, समय अक्ष के समांतर एक आपको सरल रेखा मिलेगी। दूसरा कहता है हमें किसके, अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच, किसके बीच खींचना है, अभिकारक की सांद्रता व समय, इसके बीच ग्राफ खींचना है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि ये क्या है, समय अक्ष, और ये क्या है, सांद्रता अक्ष। तो समय के साथ साथ सांद्रता अभिकारकों की क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है, डिक्लाइनिंग ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा जो नीचे की ओर जा रहा होगा। कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, नीचे की ओर जाता हुआ ग्राफ मिलेगा। और जो ये इंटरसेक्ट होगा, वाई अक्ष पे जो इंटरसेक्ट होगा ये वाला, ये कहलाएगा आर नॉट। क्या कहलाएगा, आर नॉट। ठीक है, वाई अक्ष पे जो इंटरसेक्ट होगा वो आर नॉट कहलाएगा। और जो इसकी स्लोप होगी ढाल की, वो किसके बराबर होगी, स्लोप जो होगी एम, वो होगी माइनस के बराबर। यदि हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखें तो ये बन जाएगा आपका, y अक्ष किसका है, y अक्ष किसका है, y अक्ष सांद्रता का, किसका है, सांद्रता का। तो y बराबर एम एक्स लिखना है, तो ये हो गया r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, m क्या है, माइनस के, और एक्स अक्ष किसका है, t का, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आर नॉट। देखो वही आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, कि आर बराबर आर नॉट माइनस के टी, यही तो आपका क्या था, ग्राफ था। क्या था ये, ग्राफ। ठीक है, यही तो आपका ग्राफ बना था। ठीक, समझ में आया। तो यदि हम किसके, अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्लाइनिंग ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, डिक्लाइनिंग ग्राफ प्राप्त होगा, नीचे की ओर जाता हुआ ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर बात यहां तक, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, हमने ग्राफ खींच ही लिए हैं दोनों, तो ग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम अर्धायु काल यदि पढ़े शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अर्धायु काल होता क्या है, अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। शुरुआत में कितनी थी, आर नॉट थी,
तो कितनी सांद्रता रह जाए, आर नॉट बाय टू रह जाए, यानी कि जब आर बराबर क्या हो जाए, आर नॉट बाई टू हो जाए, तो जो जिस समय पर ऐसा होगा उसको कहेंगे हम टी हाफ। इसको किससे लिखते हैं, टी हाफ, यानी कि अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जो हाफ टाइम पीरियड होगा वो क्या होता है, ऐसा समय होता है जिस समय पर अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता क्या रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, उसको बोलते हैं टी हाफ। तो टी हाफ बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, आर नॉट बाय टू के। क्या होता है, टी हाफ बराबर आर नॉट बाय टू के। किसके लिए है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, चलिए सवाल कुछ देखते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए वेग स्थिरांक का मान 0.000030 मोल प्रति लीटर है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.10 मोलर हो तो 20 सेकेंड बाद अभिकारक की सांद्रता क्या होगी। तो आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है, आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, आर नॉट कितना दिया है 0.10, माइनस के कितना दिया है 0.0030, और टी कितना दिया है 20 सेकेंड। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका लगभग 0.04 मोलर। कितना आ जाएगा, 0.04 मोलर। बात क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, 20 सेकंड बाद क्या निकालना, विकारक की सांद्रता निकालना, तो हमने लगा दिया समीकरण, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी, वैल्यू रख दी सबकी, और आपका आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है। ठीक है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.5 एम हो तो इसके लिए क्या निकालना, अर्धायु काल निकालना है। तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर होता है आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन में टू के। आर नॉट कितना 0.5 बटे में 2 × 10⁻², ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, आप हल कर लेंगे, तो 0.5 ये ऊपर चले जाएंगे 100 बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5 मिनट। कितना आ जाएगा, 12.5 मिनट। ठीक है, समीकरण एकदम सिंपल है, टी हाफ बराबर क्या लगाना है, आर बाई टू के, आर बाई टू के। ठीक है, आर नॉट का वैल्यू रख देंगे 0.5, के का वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻²। आंसर आपका तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए के बराबर है 0.1 मोलर मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, तो पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी कि आर बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। आर नोट आपको दिया है भाई, पूरी हो गई अभिक्रिया, और जब पूरी हो जाएगी तो अभिकारक कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आर बराबर 0 हो गया। आर नॉट कितना दिया है 2.0, और के कितना दिया है 1.0.1। तो अब हमें लगाना है आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। तो यहां से यदि आर कितना हो गया 0 हो गया, तो के टी बराबर कितना हो जाएगा आर नॉट। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे आर नॉट बटे के। टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट बटे के। ठीक है, तो टी बराबर आर नॉट कितना दिया है, आर नॉट दिया है 2.0, आर नॉट कितना दिया है 2.0, बटे में कितना दिया है 0.1 के। भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट इनवर्स में दे रहे हैं तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। क्लियर बात, सिंपल सा सवाल था। सबसे पहले हमने समीकरण लिखा, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी।
और आपको पता है कि अभिक्रिया पूरी हो जा रही है। पूरी हो जा रही है मतलब अभिकारकों की सांद्रता कितनी बच रही है लास्ट में? जीरो। सभी अभिकारक खत्म हो जा रहे हैं, तो आर बराबर हो गया जीरो। आर बराबर जीरो रख लिया तो आर नॉट बराबर आ गया के टी। तो टी बराबर कितना आ गया? आर नॉट बटे के। और वैल्यू हमने रख दी, तो आपका ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक पूर्ण कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो उसके अर्धायु काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि 0.2 मोलर सांद्रता पर टी हाफ कितना है? 50 सेकेंड है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई सांद्रता को दुगना करने के लिए क्या होगा? सांद्रता को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। तो वेग पर तो सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें? शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो आपका वेग ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा? वेग ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि वेग कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वेग बराबर क्या होता है? माइनस के डी आर बाई डी टी। ये भी आपको पता है, वेग बराबर क्या होता है? डी आर बाई डी टी। क्लियर बात? तो यानी कि क्या हो जाएगा भाई? यदि हमारा वेग स्थिर है तो डी आर किसके समानुपाती हो जाएगा? डी टी के। डी आर किसके समानुपाती है? डी टी के। यानी कि यदि हम आर बढ़ाएंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आर बढ़ाएंगे या हम ऐसे लिख देंगे डी टी किसके समानुपाती हो जाएगा? डी आर की। यानी कि हम आर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। और हमने आर कितना कर दिया है? दोगुना कर दिया है। तो यहाँ पर अर्धायु काल भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लेकिन शुरू में अर्धायु काल कितना था वो निकालना है। तो टी हाफ शुरू में कितना था? तो टी हाफ होता है आर नॉट बाय टू के। आर नॉट 0.2, कितना हो जाएगा? 50 गुणा में 2। ये हो जाएगा 2 गुणा 10 पे घात -3। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, सॉरी, ये तो एक सेकंड, यहां से ये के निकालना है। इसमें क्या निकालना है? के निकालना है। ठीक है, टी हाफ दिया गया, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? के फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा आर नॉट बाई टू टी हाफ। ठीक है, के फाइंड आउट करना है तो के बराबर हो जाएगा आर नॉट बाई टू टी हाफ। आर नॉट की वैल्यू कितनी? 0.2। और ये 2 हो जाएगा। टी हाफ कितना दिया है? 50। कितना दिया है? 50। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 गुणा 10 पे घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन अर्धायु काल निकालना ही नहीं है। तो भैया अर्धायु काल दुगना हो तिगुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वेग किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। यानी कि के भी स्थिर है और वेग भी स्थिर है। तो जितना अर्धायु काल पहले होगा उतना ही बाद में होगा। अभिकारक के साथ तो चाहे दुगनी करो, चाहे तिगनी करो, चाहे चौगुनी करो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस पे नहीं पड़ने वाला है? के पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात क्लियर है? समझ में आई? ठीक है, सवाल को एक बार फिर से देख ले रहे हैं। कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की सांद्रता हमने दुगनी कर दी तो अर्धायु काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला तो सवाल ये हो गया। तो हमने तुरंत बताया कि टी हाफ क्या हो जाएगा? यहां से टी कितना है? आर के समानुपाती है, तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लेकिन के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है? के तो फिक्स है। वेग स्थिरांक तो क्या है? फिक्स है। ठीक, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वेग स्थिरांक जितना पहले रहा होगा उतना ही बाद में रहा होगा। ठीक है, तो ये पांचवा सवाल आज का, ये है आपका होमवर्क। ये क्या है आपका? होमवर्क। ये सवाल आपको क्या करना है?
लगाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस वाले का आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 50% पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो आज हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया डिटेल में सीखी, सवाल भी लगाए उस पे, चाहे वो टी हाफ से रिलेटेड सवाल हो या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड सवाल हो, सभी को हमने डिटेल में सीखा। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।